Assalamu alaikum dear students. Once again welcome all of you. I am Dr. मोहम्मद इरफान नासिर. स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक अपना डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड. तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड. बेसिकली इट इज ए मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? बेसिकली इट इज ए इशू रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये एक ऐसा इशू है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है. जैसे हमने 9th के अंदर भी पढ़ा था कि मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिसे सॉल्व किया गया बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, और इसका काज ढूंढा गया कि भाई प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का काज होता है. तो देखें, जो बायोलॉजी है ये बेसिकली साइंस की ब्रांच है. और साइंस किस किस्म का नॉलेज है? तो क्या है साइंस? साइंस इज ए सिस्टमटाइज्ड नॉलेज. साइंस जो है ये एक सिस्टम के तहत नॉलेज है. इट इज़ अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम. ये बेसिकली एक बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है जिसके थ्रू हम डिफरेंट नेचर की चीज़ों को समझते हैं. अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज की. तो देखिए, बायोलॉजिकल साइंसेज जो है लाइक अदर साइंसेज, दूसरी साइंसेज की तरह हैव ए सेट मेथडोलॉजी. इसका एक अपना मेथड है. चीज़ों को देखने का, चीज़ों को परखने का इसका एक अपना मेथड है. और इसकी क्या एक खूबी है? इट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी. कि जो बायोलॉजिकल साइंस है इसकी बेस किस चीज़ के ऊपर है? एक्सपेरिमेंट के ऊपर. कि जब तक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये साबित ना हो जाए तब तक किसी चीज़ को हम सही नहीं मान सकते. जैसा कि बात जो मलेरिया के अंदर हमने डिस्कस की थी कि डिफरेंट काजेस बताए गए मलेरिया के अंदर, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि प्लाज्मोडियम ही बेसिकली मलेरिया का काज है. और फिर इसकी और क्या खूबी है बायोलॉजिकल मेथड की? तो कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड ऑलवेज बिगिन विद चांस ऑब्जर्वेशन. ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है? ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है. यहाँ पर लफ्ज आया चांस का, कि बाज दफा बाय चांस ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो भी इस चीज़ की इब्तदा का बायस बनती हैं. जैसे हम देखते हैं कि जो न्यूटन था, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एक सेब जो है वो नीचे गिरता है. ये अनइंटेंशनली था, ये बेसिकली बाय चांस हुआ. वो किसी जगह पर बैठा हुआ था, उसने ऑब्जर्व किया कि सेब जो है वो नीचे गिरा और नीचे की तरफ ही गिरता है. ऐसा क्यों है? तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन जो बाय चांस होती हैं दैट आर कॉल्ड बाय चांस ऑब्जर्वेशन या चांस ऑब्जर्वेशंस. तो देखें, जो बायोलॉजिकल मेथड है ऑलवेज स्टार्ट्स विद द ऑब्जर्वेशंस. ये ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है. और ऑब्जर्वेशंस किस तरह की जाती है? ऑब्जर्वेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? मुशाहिदा करना किसी चीज़ का. तो मुशाहिदा किन चीज़ों की मदद से किया जाता है? इट इज़ मेड विद 5 सेंसेस. ये 5 सेंसेस के थ्रू किया जाता है. कौन सा? विजन, देखना, हियरिंग, सुनना, स्मेल, सूंघना किसी चीज़ को, और टेस्ट, किसी चीज़ का चखना, और लास्ट पे है टच, किसी चीज़ को हाथ लगा के देखना, छू कर देखना कि उसकी नोयत कैसी है. तो देखो, ऑब्जर्वेशंस जो हैं दैट आर मेड विद 5 सेंसेस, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. और हर एक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है. जो चीज़ विजन कर सकती है वो हियरिंग नहीं कर सकती. जो हियरिंग कर सकता है वो स्मेल नहीं कर सकती. जो टेस्ट है, जो इस तरीके से हम मुशाहिदा कर सकते हैं, वो टच के थ्रू नहीं कर सकते. तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस की कि ऑब्जर्वेशंस की टाइप कितनी है. ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं. सबसे पहले हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और दूसरी हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कौन सी होती हैं? जिनके अंदर हम किसी चीज़ की क्वालिटी को चेक करते हैं. किसको चेक करते हैं? क्वालिटी को. कि से फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पे गए और आप कोई ड्रिंक पीना चाह रहे हैं. आप ड्रिंक को फ्रीजर में से निकालते हैं और देखते हैं वो ठंडा है या गर्म है. इस चीज़ को चेक करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेक करना कि वो आया कि ठंडा है या गर्म है, दैट इज कॉल्ड इट्स क्वालिटी. अब दूसरी बात आती है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर हम किसी चीज़ को क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं? क्वांटिटी को देखते हैं. दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. अब जो हम ड्रिंक पी रहे हैं वो देखना चाह रहे हैं कितने ml वाला है, 250 ml वाला है, 350 ml वाला है, या हाफ लीटर वाला है. ये जो उसकी प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस हैं. अब नेक्स्ट बात हमारे पास ये आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन. कि कौन सा जो तरीक़ेकार है वो ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. क्यों? बिकॉज ऑफ 3 प्रॉपर्टीज. कौन कौन सी? These are more accurate.
ये क्वालिटेटिव की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। और दूसरी क्या बात है, दीज आर मेजरेबल, हम इनको आसानी से मेजर कर सकते हैं। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, इट कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, इनको नंबर्स की शक्ल में रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इन तीन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं दैट आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो ये था हमारे पास छोटा सा ओवरव्यू कि व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस। हमने देखा ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो किस तरह की जाती हैं और ऑब्जर्वेशंस की टाइप क्या हैं। नेक्स्ट हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस। कि हाइपोथेसिस क्या होता है। तो देखें जो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्वेशंस करता है, क्या करता है उसे, एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा फॉर्म, कि ऑब्जर्वर जो है वो ऑर्गेनाइज करता है ऑब्जर्वेशन को इनटू डाटा फॉर्म। और फिर जब वो डाटा फॉर्म के अंदर इन्हें कलेक्ट कर लेता है तो क्या करेगा, इट गिव ए स्टेटमेंट, ये क्या देगा, एक स्टेटमेंट देगा। किसके बारे में, किस हवाले से स्टेटमेंट देगा, एज पर एक्सपीरियंस, जो उसका अपना पिछला एक्सपीरियंस है, या फिर बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट, जो उसके पास प्रीवियस नॉलेज है उसकी बेस पर वो एक स्टेटमेंट देगा। एंड दैट स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, और उस स्टेटमेंट को हम क्या नाम देते हैं, हाइपोथेसिस को। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट कैसे दी जाती है, किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑब्जर्वेशन को। तो से फॉर एग्जांपल आप देखें कि आप डेली बेसिस पर एक बंदा कोई वो घर के अंदर देखता है कि एक महीने के अंदर कितना दूध इस्तेमाल पर डे हो रहा है। तो से फॉर एग्जांपल कि पहले दिन 1 kg इस्तेमाल हुआ घर पे, दूसरे दिन 1.5 किलो इस्तेमाल हुआ, तो सो ऑन चलते चलते एक महीने का वो डाटा इकट्ठा करता है कि एक महीने के अंदर उसके घर कितना दूध पर डे इस्तेमाल हुआ या टोटल कितना इस्तेमाल हुआ। तो यही इन ऑब्जर्वेशंस को वो डाटा फॉर्म में कलेक्ट करता है और फिर एंड पर एक स्टेटमेंट दे देता है जी भाई पूरे एक महीने के अंदर 60 kg दूध घर पे इस्तेमाल हुआ। ये जो स्टेटमेंट उसने दी दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये किस पर बेस पर दी, उसने एक्सपीरियंस किया, उसने खुद देखा। इसे कहते हैं कि स्टेटमेंट अपने एक्सपीरियंस की बेस पर देना। अब दूसरी जो बात है बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट, इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि एक स्टूडेंट क्लास में आता है और जो बंदा उसे क्लास में लेके आ रहा है वो बता रहा है जी स्टूडेंट के नंबर 9th के अंदर 495 है या 496 है आउट ऑफ 505। तो मेरा जो पहली नज़र में इमेज बनेगा स्टूडेंट के बारे में वो क्या बनेगा कि ये बड़ा लाइक स्टूडेंट है। ये किस बेस पर था, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जिसके भी 490 प्लस होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अच्छा शाइनिंग स्टूडेंट होता है। तो यही बात इधर की जा रही है कि बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट, कि इस बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, हाइपोथेसिस का। तो हाइपोथेसिस की एक बड़ी खास बात है, इट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि ये ऑब्जर्वेशन की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है। टेंटेटिव मीन अनचेक, अन एक्सपेरिमेंट, जिसका एक्सपेरिमेंट अभी नहीं किया गया, दैट इज कॉल्ड टेंटेटिव। तो व्हाट आर हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस आर टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो नेक्स्ट बात हम करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक हाइपोथेसिस को बनाया जाता है। तो देखें इसके बेसिकली काफ़ी सारे मेथड हैं, इनमें से आज हम दो जो मेजर मेथड हैं वो डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस फार्मूलेशन के दो सबसे मेजर मेथड हैं। सबसे पहला है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। तो देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब कि डिडक्शन करना, कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं उनको हम कम करते करते किसी एक चीज पर चले जाएं, दैट इज कॉल्ड। देखें यहाँ पर हमारे पास मार्जिन ज्यादा था, जैसे जैसे हम नीचे मूव करते गए हमारे पास तकरीबन एक दो चीजें रह जाती हैं। मतलब मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, कि जर्नल चीजों से किसी खास चीज की तरफ चले जाना, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव। इसे हम क्या नाम देते हैं, डिडक्टिव का। तो डिडक्टिव रीजनिंग ऑलवेज मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। दूसरा, इट इंक्लूड्स टू ड्रा सम स्पेसिफिक कंक्लूजन, कि कोई खास चीज की तरफ जाना है, कहां से, फ्रॉम जर्नल प्रिंसिपल, जर्नल से स्पेसिफिक की तरह हमने मूव करना है। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि ये हमारे पास जनरल फॉर्म है और ये हमारे पास क्या चीज़ है, स्पेसिफिक फॉर्म है। तो मैं कह सकता हूँ कि क्या, कि ड्रा कंक्लूजन्स फ्रॉम स्पेसिफिक
ड्रा स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल, दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। और हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जो डिडक्शन होती है या हमारे पास हाइपोथेसिस के बाद जो डिडक्शन का प्रोसेस आता है, इसके अंदर कौन सी लॉजिक इस्तेमाल होती है, इफ एंड देन की। तो तीसरी खास बात क्या है, इफ एंड देन लॉजिक इज यूज्ड, इसके अंदर इफ और देन की लॉजिक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब देखें डिडक्टिव रीजनिंग को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। इसकी तीन प्रॉपर्टीज याद रखनी है। इट ऑलवेज मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इट इंक्लूड्स to draw some specific conclusion from general principle, and logic of if and then is used, इसके अंदर if and then की लॉजिक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब दूसरे नंबर पे देखें इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, अब अगर मैं ऑपोजिट मूव करना शुरू कर दूं कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना शुरू कर दूं, तो ये जो मेरे पास तरीकेकार होगा दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग, किसी चीज को इंड्यूस करवाना। देखें इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये स्पेसिफिक से किस तरह मूव करती है, जनरल की तरफ। स्टार्ट विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, इसका स्टार्ट कहां से होता है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से, और फिर ये किस तरफ जाती है, लीड टू द जनरल प्रिंसिपल, और ये किस तरह मूव करती है, जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ जाती है। एंड सेम यहाँ पर भी इफ एंड देन की लॉजिक जो है वो इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास टू मेजर वेज टू फार्मुलेट ए हाइपोथेसिस। पहला हमने डिस्कस किया डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा हमने डिस्कस किया इंडक्टिव रीजनिंग। इनको एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद एलैबोरेट करेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था फर्स्ट पार्ट के व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड। इसको मजीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू वेरी मच।